नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। खबर में आज बात करने वाले हैं बीजेपी के दलित एजेंडे पर। दरअसल इसको दलित एजेंडा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 14 अप्रैल जो आने वाला है, बाबा अंबेडकर की जयंती है। महू में उनका जन्म हुआ था और बीजेपी इसको बहुत जोर शोर से मनाने की तैयारी कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि पिछले महीनों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे और नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल के रेलवे स्टेशन का नाम किया था रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी की नज़र है। कह सकते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के वोट कम मिलने की वजह से भाजपा सत्ता से दूर हो गई थी। इस कमजोरी को उन्होंने समझा और अब 1.5 साल पहले पूरा जोर है आदिवासी वोट बैंक को साधने का। इसके साथ साथ दलित वोट की भी हम बात करें तो भीमराव अंबेडकर दलित वोटरों के एक तरह से भगवान है। बीजेपी ने एक तरह से कह सकते हैं कि दलितों के भगवान बाबा अंबेडकर, संविधान के निर्माता को भी जयंती के जरिए साधने की कोशिश की है। इसमें सबसे खास बात यह है कि आज रीवा में त्योंथर के पूर्व विधायक राम गरीब बनवासी ने बीएसपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। तो कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां दलित और आदिवासियों पर काम कर रही है। महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी और भाजपा के नेता राकेश जादौन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ है जयंत तोमर, पत्रकार साथी, और स्काइप पर देवदत्त दुबे जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, मामला समरसता दिवस का है 14 अप्रैल, लेकिन उसके पहले 6 अप्रैल को बीजेपी अपना स्थापना दिवस भी मनाने जा रही है। तो स्थापना दिवस के तुरंत बाद 14 अप्रैल को महू में अंबेडकर जयंती, और कह सकते हैं कि आदिवासी वोट बैंक के साथ साथ दलित वोट बैंक पर भी ये एक तरह का राजनीतिक गणित है। आप इसे किस ढंग से देखते हैं देवदत्त जी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ। ये जो पूरा गणित है वोट बैंक का, आदिवासी वोट से लेकर दलितों तक, अंबेडकर जयंती भाजपा मनाने जा रही है 14 अप्रैल को। वैसे तो हमेशा मनाती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा जोर शोर से, क्योंकि अगले साल दिसंबर में चुनाव है। आपकी राय? बिल्कुल, आपने सही कहा कि 2023 की तैयारियों में प्रदेश के दोनों दल जुट गए। उसमें भाजपा ने पहले आदिवासियों को साधने के लिए जम्बूरी मैदान में बड़ा कार्यक्रम किया, जैसे प्रधानमंत्री आए थे, रानी कमलापति स्टेशन हबीबगंज का नाम रखा गया। और अब अनुसूचित जाति वर्ग को साधने के लिए अंबेडकर जयंती के बहाने उसी जम्बूरी मैदान में बड़ा आयोजन पार्टी करने जा रही है, जिसमें अब तक पार्टी ने इस वर्ग के लिए क्या घोषणाएं की हैं और आगे वो क्या करने जा रहे हैं, इस संबंध में भी बड़ी बड़ी घोषणाएं और होने वाली हैं। क्योंकि प्रदेश में यदि कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती है तो उसका वोट बैंक माना जाता है अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग। तो भाजपा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को अपनी ओर खींचने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि यही वो वर्ग है जो सत्ता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में अच्छी खासी मदद करता है। लगभग 150 सीटें ऐसी हैं जहां यदि इस वर्ग का थोड़ा भी झुकाव हो जाता है तो सरकार बन जाती, बड़ी आराम से बन जाती है। और इसके लिए अंबेडकर जयंती से अच्छा कुछ नहीं है। ये इरादे भाजपा ने तभी जाहिर कर दिए थे जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को जय भीम ट्वीट किया था। जो जय श्री राम वाली पार्टी थी कही जाती थी, वो जय भीम भी कही जाने लगी। तो ये पार्टी की एक लंबी प्लानिंग है और उसी को देखेंगे हम 14 अप्रैल को जो कार्यक्रम होने वाला है। बिल्कुल देवदत्त जी, दरअसल हमारे साथ धार जो आदिवासी इलाका भी है और महू के पास भी है, वहां से हमारे पत्रकार साथी छोटू शास्त्री जुड़ गए हैं। छोटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बीजेपी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा जोर शोर से मना रही है। हालांकि भाजपा नेताओं को इस पर ऐतराज हो सकता है कि मीडिया इसको चुनाव से जोड़कर देख रहा है, वोट से जोड़कर देख रहा है, लेकिन राजनीतिक दल अगर राजनीति नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो हमारा इसलिए मानना है कि ये जो 14 अप्रैल का आयोजन होने वाला है अगले महीने, 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। महू में बीजेपी बहुत जोर शोर के साथ इसको मनाने की तैयारी कर रही है।
धार आदिवासी जिला भी है, महू के निकट भी है। आप भाजपा की इस पूरी रणनीति को किस ढंग से देखते हैं, आदिवासियों के बीच में और दलितों के बीच में? शास्त्री जी। जी, मेरा ये मानना है कि आदिवासी वोट बैंक 2018 के चुनाव में भाजपा से छिटका था जी। जो पश्चिम मध्य प्रदेश में निवासरत है, और उससे चिंतित थी सरकार। लेकिन सरकार ने बिरसा मुंडा का जो आयोजन रख के मोदी जी को भोपाल बुला के और एक बड़ा आयोजन रखा था, तो ये मान लिया गया था कि आदिवासी वोट बैंक को अपनी ओर खींचने में भाजपा प्रयासरत है। वो होने के बाद अब भाजपा को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं दलित वोट जो है इसे भी अपनी ओर लिया जाए। तो इसको अमली जामा पहनाने के लिए भाजपा ने दलित वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ये माना जाएगा भले ही से भाजपा इस बात को स्वीकार न करे कि दलित वोटों को हम अम्बेडकर जी को याद करने के पीछे उनका सिर्फ मूल भाव स्वभाव जो है पाक साफ है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक दल है तो अपन ये मानते हैं कि राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाएं मतदाताओं को आकर्षित करने की रही है। तो दलित वोटों को आकर्षित करने में प्रयास कर रही है बीजेपी, और जो अम्बेडकर जी की जयंती जो धूमधाम से मनाई जा रही है उसी का परिणाम है कि वो दलित वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। जी शास्त्री जी, दरअसल थोड़ा लिहाज भाजपा कर रही है कि वो चुनावी साल के बजाय एक साल पहले इस जयंती को जोर शोर से मना रही है, क्योंकि अगर अगले वर्ष वो करती 2023 में तो लोग कहते हैं कि ये चुनाव के चलते, तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी लिहाज भी कर रही है और राजनीतिक चतुराई भी बता रही है कि हम तो पहले से ही मनाते आ रहे हैं, हमारा कोई नया काम नहीं है। क्योंकि ये हो सकता है कि अगले वर्ष इसका जो जोर है वो और बढ़ जाए अम्बेडकर जयंती का, क्योंकि अम्बेडकर जी का जन्म महू में हुआ था और वहीं से सारा मामला अम्बेडकर जी को लेकर चलता है। मैं लौटूंगा आपके साथ, आपके पास हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जयंत तोमर जी भी है। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते जी नमस्कार। दरअसल पार्टियां राजनीति करें इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बीजेपी जिस ढंग से, जिस चतुराई से राजनीति करती है, कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ जाती है। क्या लगता है कि बीजेपी संगठन के मामले में पहले से आगे रहती है, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करती है, लेकिन अब वो चुनाव के 2 साल पहले उस वोट बैंक पे काम कर रही है, आदिवासी और दलित जो सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। ओबीसी का पक्ष उसके पास ज्यादा है, क्योंकि उनके कई नेता मुख्यमंत्री भी हैं। अगर नरेंद्र मोदी से शुरू होते हैं तो शिवराज जी तक उसी वर्ग में आते हैं। ये जो आदिवासी और दलित का मामला है, ये भाजपा को प्लस में ले जाएगा या अभी इससे और संघर्ष करना पड़ेगा? जैन जी। जी, राघवेंद्र सिंह जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों पूरा प्रयास किया ही था जी। और अब 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सघन प्रयास किए जा रहे हैं कि वंचित समुदाय और दलित समुदाय के वोट बैंक को किस तरह से भाजपा के पक्ष में किया जाए। सभी राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से प्रयासरत हैं, उसमें चाहे वामपंथी दल हो, कांग्रेस हो, मध्यमार्गी पार्टियां हो या बहुजनवादी पार्टियां हो, अम्बेडकरवादी पार्टियां हो, सभी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं अपने अपने पक्ष में अपने अपने ढंग से प्रयासरत हैं। लेकिन यहाँ ये बात थोड़ा समझना जरूरी है कि जो अम्बेडकरवाद का झंडा लेके जो पार्टियां चल रही हैं, जो नेता चल रहे हैं, वो लगातार उन्होंने ये शंका व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को बदलना चाहती है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, और इस पार्टी के रहते हुए उस संविधान में परिवर्तन हो सकता है। तो ये एजेंडा कितना प्रभावी ढंग से वंचित समुदाय के बीच गया है, ये अभी कह पाना मुश्किल है। दूसरी तरफ हम अगर देखें कि जो बहुजन समाज आधारित जो पार्टियां थी, अम्बेडकरवाद को लेकर जो पार्टियां काम कर रही थी, उन्होंने जिस तरह से यू टर्न पिछले कुछ समय में लिया है, और इस यू टर्न का कोई फायदा भी नहीं हुआ बल्कि औंधे मुंह गिरे हैं बुरी तरह से। अभी हाल के उत्तर प्रदेश के चुनावों को आप देख लीजिए, तो उसको देखते हुए वंचित समुदाय भी असमंजस में है कि वो किस तरफ जाए। उत्तरी मध्य प्रदेश में, खासतौर पे ग्वालियर और चंबल संभाग में अगर हमने थोड़ा सा अध्ययन किया है, उसको देखते हुए इस असमंजस को बड़े अच्छे से समझा जा सकता है। ये तो हम देख ही रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी हो या वंचितों की जो पार्टियां हैं, जिन्हें वंचितों को आगे लाना चाहिए था हर तरीके से, उन्होंने किस तरह के समझौते किए हैं और वो समझौते किस कारण किए हैं, ये सब देख ही रहे हैं। और इस बात को
वंचित समुदाय देख रहा है कि वो ठगा जा रहा है निरंतर, और इसलिए उसे इस चुनाव में, अगले चुनाव में ये तय करना है कि उसके हित की चिंता वास्तव में कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी कर रही है। ये उनकी खास बिल्कुल जैन जी, दरअसल जनता के हितों की चिंता कौन कर रहा है ये तो तय सब लोग कर रहे हैं। वंचितों की भी इसमें जरूरत है, आदिवासियों की भी है, ओबीसी की भी है, और बाकी जो दीगर आम मतदाता उसकी भी। लेकिन सीधी सी बात है कि कोई नागनाथ है, कोई सांपनाथ है, खराब में से कम खराब चुनना है। तो जो पुराना फार्मूला है उसी पर लोग काम करेंगे। लेकिन जहां तक आपने कहा कि संविधान को बदलने वाली पार्टी भी बीजेपी हो सकती है, तो ये तो अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी तो वो सारी बातें जो कही जाती थी उसको भाजपा और संघ ने खारिज किया। आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा जोर शोर से ये बात उठी थी। मैं लौटूंगा आपके पास। सीधी सी बात है जादौन जी, जो बात जैन जी कह रहे हैं, जो बात छोटू शास्त्री ने कही, और हमारी चर्चा का विषय भी देवदत्त दुबे जी ने भी कहा, आप बीजेपी को बहुत जानते हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी भी रहे हैं, साडा के भी आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। क्या देखते हैं भाजपा जो काम कर रही है उसमें कितनी सफलता मिलेगी? दलित और आदिवासी कितना भाजपा के पक्ष में आएगा भाजपा की इन कोशिशों के चलते? भारतीय जनता पार्टी का मूल अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना, इस लक्ष्य को लेकर के पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। जहाँ तक डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब की जयंती का विषय है, तो ये कोई पहली बार नहीं मना रही भारतीय जनता पार्टी। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम की रचना है वर्ष भर की, उसमें ये प्रमुखता से है। और आगे भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जन्मस्थली से लेकर और जहाँ भी जहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जहाँ वो रहे, उन सब जगह को आप देखेंगे कि 70 साल में अन्य दलों की भी सरकारें नहीं, उन्होंने इस विषय पे कभी काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मनोवेग से बाबा साहब की जन्मस्थली से लेकर उनकी कर्मस्थली तक, और वहाँ जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, सब जगह पर बहुत ही भव्यता रूप वहाँ पर काम किया है। जैसे महू का ही देख लें आप जी, महू में जितना काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, किसी दल ने क्यों नहीं किया? किसी को भारतीय जनता पार्टी से पहले जिनकी सरकारें थी उनको किसने रोका? भारतीय जनता पार्टी लेकिन महापुरुषों की जयंती में वोट का भाव नहीं देखती। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जो महापुरुष हैं जिनकी जयंती मनना चाहिए, जनता जनार्दन के बीच में बाबा साहब के जो कार्य हैं वो हर व्यक्ति तक पहुँचे। उन्होंने संविधान की रचना की, और इसलिए हमारे यहाँ मतदान केंद्र तक बाबा साहब की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अन्य राजनीतिक दल और बाकी लोग इसे वोट की दृष्टि सोचते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति इसे वोट की दृष्टि से नहीं, वो महान व्यक्ति थे, वो महापुरुष थे, इसलिए उनकी जयंती को पार्टी धूमधाम से मनाती है। बिल्कुल, हमने पहले कहा कि कांग्रेस भाजपा ने चतुराई की है, 2 साल पहले धूमधाम से मनाने की तैयारी की, ताकि कल कोई ना बोल सके कि आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल चुनाव है। आपने भी उसी बात की पुष्टि कर दी, क्योंकि बीजेपी का जो तरीका है, जो सलीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरी पार्टियों से। योगी राज जी, एक बात तो है कि अभी तक कांग्रेस या बीएसपी अंबेडकर जयंती मनाया करती थी, जब से जोर शोर से मनाने की तैयारी भाजपा ने की है या मना रही है, तब से थोड़ा सा कंपटीशन हुआ है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है कि कौन ज़्यादा अंबेडकर जी को जोर शोर से उनका स्मरण करता है, ध्यान करता है, कौन इनको भगवान का दर्जा देता है, कौन भगवान की तरह मानता है। लेकिन बात वही है कि दलितों के लिए किसने क्या किया अभी तक? दलित, या मुझे लगता है कि सारे वोटर ठगे ही जाते हैं, क्योंकि जो बातें पार्टियां अपने घोषणा पत्र में करती हैं वो 5 साल में तो नहीं हो पाता, क्योंकि आसमान से तारे तोड़ने की बातें तक होती हैं। तो सीधी सी बात है कि वोट पहले चाहिए, सरकार में उसके बाद आएंगे, फिर वादे जो हैं वो जितने याद रहेंगे वो पूरे करेंगे, जितने भूल जाएंगे उससे अगली बार करेंगे। आप इसे किस ढंग से देखते हैं? प्रतिस्पर्धा तो बढ़ रही है वोटों को अपने पाले में खींचने की, चाहे वो आदिवासी हो चाहे दलित हो, आपकी राय? देखिए सर, जब पॉलिटिकल पार्टी ये सब प्रपंच करती है तो वो राजनीति के लिए करती है, और उनके सब में राजनीति ही होती है। लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता है, ना कांग्रेस, ना बसपा, ना बीजेपी, कोई नहीं करता स्वीकार। बिल्कुल जी। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसे आदिवासी जो वर्ग है, आदिवासी का जो वोट बैंक है, वो डेफिनेटली कांग्रेस से छिटक के बीजेपी की तरफ झुका है। दलितों के संदर्भ में मध्य प्रदेश थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है कि जो दलित पहले कांग्रेस को वोट दिया करता था, यहाँ दलित की
त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनती है, वो बीजेपी के साथ भी और ग्वालियर चंबल और कुछ अंचल इलाके हैं वहां बीएसपी के साथ भी है। तो भाजपा को ये लगता है कि ये जो दूसरी तरफ जा रहा है, जो दलित थोड़ा सा बीएसपी की तरफ जा रहा है या अदर उसमें जा रहे हैं, तो उसको कैसे अपने पाले में किया जाए। बीजेपी की पूरी कवायद इसी बात को लेकर है, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक के मामले में बीजेपी को उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ रही जी, जितनी दलितों के मामले में करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ दलितों के पैरोकार ज्यादा है कुछ। तो इसलिए पूरा का पूरा फोकस मुझे लगता है कि बीजेपी का इस वर्ग पे ज्यादा है। एक बात तो ये, दूसरी बात है कि दलित वर्ग ऐसा वर्ग है जो मध्य प्रदेश की, जैसे अभी देवदत्त जी जिक्र कर रहे थे, 100-150 विधानसभा सीटों पर इफेक्ट करता है। और मैं तो ये कहता हूं मध्य प्रदेश की कोई ऐसी विधानसभा सीट नहीं होगी जब 12 से लेके और 18% तक दलित वोट बैंक ना हो जी। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा वोट बैंक है सभी पार्टियों के लिए। और उस वोट बैंक को जो अपने पाले में कर लेगा वो सत्ता की नहीं है उसकी पार हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये बात भी सही है कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ने जो अंबेडकर जी को लेकर जो काम किए वो कांग्रेस की तुलना में ज्यादा है। इन्होंने तो महू की न केवल अंबेडकर स्थली को एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया, बल्कि उनके देश में और भी जो स्थल है उसको लेकर पंचतीर्थ की भी स्थापना बीजेपी ने की। तो बीजेपी तो ऐसा कोई अवसर नहीं गंवाने देना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जिस तरीके कैसे ना कैसे करके उनको अपने पाले में किया जाए। बिल्कुल। और ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि अब वो उनको उत्थान के लिए कितना काम किया जाएगा, ये हाँ, पहले तो वोट मिले, फिर हम सरकार में आए, उसका जितने वादे याद रहेंगे वो पूरे करेंगे। लेकिन मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि रीवा के त्योथर में पूर्व विधायक हैं राम गरीब जी, राम गरीब बनवासी, ये बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां काम कर रही है। बीजेपी सरकार में संगठन क्षमता ज्यादा है, इसलिए वो काम को तेजी से करती है। और कांग्रेस में तो ये है कि वहां एक तरह से वन मैन आर्मी होती है, जो कमलनाथ जी अभी वही लेके चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह होते थे वो लेके चलते। समय कम है, मेरा पांचों मेहमानों से थोड़ा सा आग्रह है, 5 मिनट का वक्त है, अगर 1-1 मिनट में बात पूरी कर लेंगे तो फिर मैं अपनी जो बात है वो छोड़ दूंगा, आप पांचों की बात 1-1 मिनट में हो जाएगी, तो चर्चा का समापन ठीक से हो जाएगा। देवदत्त जी, आपकी इसमें बहुत संक्षेप में राय कि कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, राम गरीब बनवासी शामिल हुए हैं त्योथर के पूर्व विधायक कांग्रेस में बसपा छोड़कर, क्या कहते हैं, बीजेपी बढ़त बनाएगी या कांग्रेस अपने वोट बैंक को पकड़े रहेगी? राघवन जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाजपा सिमटी है जी, उस कारण सब दलों की नजर अब भाजपा के वोट बैंक पे है। तो कांग्रेस का ये पुराना वोट बैंक है, तो कांग्रेस चाहेगी कि हमारा पुराना वोट बैंक हमारे पास लौटाए। यूपी में सपा के अखिलेश यादव ने प्रयास कर दिए हैं कि दलित वोटों को और वो जोड़ दें। और मध्य प्रदेश में हमें लगता है कि भाजपा इस वोट बैंक को महू के बहाने और अंबेडकर जयंती के बहाने एक लंबी तैयारी में है। और प्रधानमंत्री आवासों का जो ये चित्रण करते हैं गांव में जाके कि उस वर्ग को जितने पक्के आवास दिए हैं उसके कारण भी सेल लगाने के हैं। लेकिन कांग्रेस को बहुत उम्मीद है इस बार कि हमारा पुराना वोट बैंक हमारे पास लौट आएगा। इसलिए जो कांग्रेस छोड़कर कभी बसपा में गए हैं वो उन सब नेताओं की वापसी पहले करा रहे हैं। जैसे वो घर चलो अभियान अजय सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष बिंद में चला रहे हैं, ऐसी कांग्रेस की रणनीति पूरे प्रदेश में भी है। बिल्कुल। छोटू शास्त्री जी, क्या सच में बीजेपी बसपा और कांग्रेस के इस वोट बैंक को अपने पास ला सकती है? क्योंकि आप आदिवासी क्षेत्र को भी जानते हैं और महू को भी जानते हैं, क्या आपकी राय है बहुत संक्षेप में? शास्त्री जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, तोमर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राघवेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है जी। बहुत संक्षेप में कि क्या ये जो अगले साल चुनाव का मामला है, इस प्रतिस्पर्धा में बीजेपी की संगठन क्षमता और कांग्रेस की कार्यशैली, ये लोग क्या बने वंचित वर्ग को और आदिवासियों को अपने पाले में खींच पाएंगे? कौन कितना सफल हो पाएगा, आपकी राय? निश्चित रूप से बीजेपी की संगठन क्षमता और उनकी कार्यशैली बहुत आक्रामक है और जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मूल जो बात है वो ये है कि सामाजिक समरसता की दिशा में पहल हर एक पार्टी अपने ढंग से कर रही है, जिसमें भाजपा काफी आगे है और उसने ये जो स्पेस है इसको अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया हुआ है। लेकिन यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि भारत में आप अपनी क्लास बदल सकते हैं लेकिन कास्ट फिर भी बरकरार रहती है। ये स्थिति कब बदलेगी? जब एक जाति विहीन समाज बनेगा। इसकी उम्मीद वंचित समुदाय कर रहा है, जहां उसे गरिमामय जीवन मिले, सम्मान मिले, और वो कौन पार्टी सुनिश्चित करा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। किस तरह के जी जो लोहिया जी कह गए थे वो कुछ अब बदल रहा है। बिहार में जातिवाद, वो कास्ट की पॉलिटिक्स घट रही है,
उत्तर प्रदेश का जो हाल के चुनाव हुए थे, लगातार दूसरी बार बीजेपी ने भारी बहुमत लेकर जात की जो पॉलिटिक्स थी, कास्ट पॉलिटिक्स, उसको एक तरह से हिट किया है। तो मुझे लगता है कि जो पुरानी एक तरह से जो वर्जनाएं थी वो टूट रही हैं। अब इंजीनियरिंग अपने अपने ढंग से हर एक पार्टी करने का प्रयास कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल जी। जादौन जी, क्या लगता है कि बीजेपी, जो राम मनोहर लोहिया जी बोल गए थे कि सब कुछ बदल सकते हैं मगर कास्ट की पॉलिटिक्स बदल नहीं सकती, क्या भाजपा जातिगत राजनीति को बदल पाएगी, चाहे वो अंबेडकर का मामला हो, आदिवासियों का हो, वंचितों का? आपकी राय बहुत संक्षेप में। राघवेंद्र जी, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा मंत्र है सर्वहिताय सर्व सुखाय। सब सुखी रहें, सबके हितों का संवर्धन हो, सबकी चिंता हो। और आप देखेंगे कि चाहे केंद्र की योजना हो, हमारी या मध्य प्रदेश शासन की योजना हो, सबको साथ लेकर के सबका विकास, सबको अवसर मिले और जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो शोषित है, पीड़ित है, उसको भी न्याय मिले और वो भी अग्रिम पंक्ति में आके खड़ा हो। ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हृदय से करती है। होंगे बहुत सारे राजनीतिक दल जो वोट के लिए राजनीति करते होंगे, लेकिन जनसंघ से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सबको समानता का अधिकार। बिल्कुल आपने टीका की जनसंघ से लेकर जनता पार्टी फिर भाजपा। लेकिन जादौन जी, जैसे देश बदल रहा है वैसे पार्टियां भी बदल रही हैं। जो जनसंघ में कभी थी बात, और फिर जो जनता पार्टी में बात थी, और फिर जो भाजपा में बात थी, 1980 में भाजपा बनी थी, 2022 में उसमें फ़र्क आ गया क्योंकि देश बदल रहा है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इस मामले में। जो सवाल मैं इनसे कर रहा था अपने योगीराज जी से, आपसे भी मेरा वही सवाल है, क्या सच में बदल पाएंगे, वंचितों को अपने पाले में ला पाएंगे? हालांकि आपने इसको विस्तार से बता दिया और ये भी कह दिया कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम दिल से काम करते हैं। मेरा ये मानना है कि चरेवेती का मंत्र आत्मसात करके जी, और जो हमारा पवित्र उद्देश्य है कि जो मैं फिर वहीं लौट कर आता हूँ कि हमारा उद्देश्य ही दल का है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित नहीं रह पाए। बिल्कुल, उसके व्यक्ति के अधिकार उसको मिल जाए। और हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं आप, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पर हम कोई भी ये देखे बिना कि ये वोट किसका है किसका नहीं है, सबके लिए समानता का जो भाव है वो हमारी शुभकामना है आपका ये भाव बना रहे और इस पर काम भी होता रहे। बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी योगीराज जी आपकी सारी चर्चा के बीच में। मैं तो इतना नहीं कहूँगा राघवेंद्र जी कि जब तक ये राजनीति और राजनीतिक पार्टियां हैं तब तक ये विभाजनकारी पॉलिसी जारी रहेगी, क्योंकि ये पार्टियां बार बार याद दिलाती हैं, चाहे वो अम्बेडकर के बहाने याद दिलाएं, चाहे बिरसा मुंडा के बहाने याद दिलाएं, वो बार बार याद दिलाती हैं कि आप आदिवासी हो, कि आप दलित हो और हम आपके शुभचिंतक हैं। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये सब चीजें की जरूरत ही ना पड़े और एक मैसेज जाए कि नहीं हम सबके लिए काम करेंगे, समरसता की बात करेंगे। तो देखते हैं वो समय कब आता है। चलिए, तो वो दिन जल्दी आए। हम कहेंगे कि जल्दी से हमारा मतलब कि 2, 4, 5 साल 10 साल में भी आएगा तो जल्दी माना जाएगा। हम पांचों माना का बहुत धन्यवाद करते हैं। छोटू शास्त्री जी आपका धन्यवाद, देवदत्त जी आपका बहुत धन्यवाद, जयंत जी आपका भी बहुत धन्यवाद। जो आपने राम मनोहर लोहिया की बात की वो तो अब बदल रही है, जातियों की जो पॉलिटिक्स है वो घट रही है। जादौन जी आपका भी धन्यवाद और योगीराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।